कर्म का मतलब होता है पहले तो हम देखें कि कर्म का भी क्या मतलब है, क्योंकि कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये देखो आपको मैं यहीं दिखाता हूँ। क्योंकि भाषा में जो कर्म रूप से अर्थ होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थ होता है। पर ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं। कर्म का मतलब आप यहाँ पे देखें, जैसे कर्म का मतलब हो गया काम, क्रिया, जैसे दैनिक। तो ये दैनिक कर्म हो गए, एक तो जैसे हमने खाना खाते हैं, नहाते हैं, शौच करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं। दैनिक दैनिक कर्म एक आचरण होते हैं, जैसे उनका कर्म अच्छा नहीं है, मतलब कोई किसी के साथ कोई ऐसे ऐसे व्यवहार करता है, कुछ करता है, उ, उसको भी कर्म की श्रेणी में रखा जाता है, डीड और डूइंग। तो अब यहाँ पे कई प्रकार के कर्म हो गए, जैसे नित्य कर्म हो गए, जो अभी बता दिए, जो हम लोग डेली के करते ही हैं, है ना, सब लोग करते हैं, वो चाहे छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, बुजुर्ग उम्र के हों। और फिर एक कर्म रहता है कि जैसे हम कोई जॉब करते हैं, है ना, कोई कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के लिए देते हैं, तो वो हम लोग एक कर्म करते हैं। और एक दूसरे के साथ कुछ हमारे व्यवहार होते हैं, उनको हम कर्म कहते हैं, कि मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। जैसे आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, तो ये भी एक कर्म है। मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये भी एक कर्म है। कोई 2 लोग आपस में या 2 से अधिक लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। ये सब कर्मों की कैटेगरी में आता है। अब इनको अच्छे और बुरे कर्मों के तौर पे कहा जा सकता है। कैसे कहेंगे? अच्छे कर्म उनको कहेंगे कि जो, और ये समाज की दृष्टि से है, कि समाज में जो कोई अच्छे प्रोडक्शन, मतलब किसी अच्छे फल को लेके आता है या अच्छे फल को लाने में निमित्त बनता है, उन कर्मों को हम कहते हैं अच्छे कर्म। जैसे कि खेती करने वाला है, खेती कर रहा है, तो वो अन्न पैदा कर रहा है ना? अन्न, फल, साग, सब्जी, दूध, इस चीज़ का उत्पादन कर रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रही, बाकी चीज़ें भी, पानी-वानी सब कुछ, तो उससे जो फल आएगा, वो समाज के लिए लाभकर है। तो उसे बोलेंगे अच्छे कर्म। इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसान के कर्म की वजह से फल आ रहा है, ना। फल आने में और भी दूसरे कई फैक्टर हैं। जैसे कि वहाँ वो जिस व्यवस्था में जी रहा है, तो वो व्यवस्था किसानों के लिए कितनी हेल्प दे पा रही है। क्या उसने बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि किसान को खेती करने में आसानी हो जाए, उसे बारिश के पानी पे निर्भर ना रहना पड़े, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब किसान काम कर रहा है, तो उस अकेले का कर्म नहीं है उसमें, बहुत सारे लोगों का योगदान है, और कई प्राकृतिक घटनाओं का भी योगदान है। कई लोगों का योगदान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कई प्राकृतिक घटनाओं का भी उसमें योगदान है। सब अगर ठीक रहते हैं, तो फल आ जाता है। अगर उनमें मुख्य रूप से जो हैं, वो कोई एक भी गड़बड़ाया, तो फल में प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आता ही नहीं, या तो खराब आता है, विकृत आता है। तो ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है कि आप करोगे तो फल मिलेगा ही, ऐसा करके नहीं है। अगर बाकी फैक्टर भी आपके अनुकूल रहे, तो फल आ जाएगा, नहीं रहे तो नहीं आएगा। ये हो गया कर्म का सिद्धांत। अब जो फल आया, वो अच्छा आया, तो उसे बोलेंगे समाज में अच्छा कर्म, और अगर कोई फल आया जो बुरा आया, तो उसे बोलेंगे खराब कर्म। जैसे किसी आदमी ने चोरी कर ली, बलात्कार कर लिया, तो समाज में इससे परेशानी पैदा होती है, अविश्वास पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति शंका पैदा होती है, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं, डरने लगते हैं, भय होने लगता है ना? किस कारण से? कि चोरी हुई, डकैती हुई, बलात्कार हुआ। तो ये जो कुछ कर्म हुए, इस वजह से समाज में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, नेगेटिव चीजें आने लगी, भय पैदा होने लगा, लोग डरने लगे अपने लिए, अपनों के लिए। तो क्योंकि ये खराब परिणाम आ रहा है, इसलिए इस तरह के कर्मों को बोलते हैं खराब कर्म, बैड एक्ट, खराब कृत्य। या धर्म अधर्म की भाषा में बोले तो अधार्मिक कृत्य, या खराब कर्तव्य, खराब कर्म। इस तरह से इनको देखा और समझा जाता है, और ये आप अपने जीवन में अनुभव भी करते होंगे कि ऐसा ही है। आप भी कितने सारे कर्म करते होंगे, लेकिन बाकी फैक्टर आपके अनुकूल नहीं होते, तो आपको उसका फल नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खूब कोशिश करते हैं पढ़ने की, पढ़ते हैं और एग्जाम वगैरह में भी जाते हैं,
मात्र एक नंबर से, आधे नंबर से ऐसा रह जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कर्म नहीं किया है, कर्म तो किया है। साल भर, 2 साल, 15 साल से 20 साल से कर्म ही कर रहा है। वो पढ़ के वहां तक पहुंचा है और फिर कंपटीशन में भाग ले रहा है, भाग भी लिया, एग्जाम भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वहां जॉब ही 20-50 थी, तो 20-50 लोगों को मिल गई, आप रह गए। अब कर्म तो आपने भी किया, लेकिन फल नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो फैक्टर आपसे अलग थे, वो आपके अनुकूलता में नहीं पड़े। तो किसी व्यक्ति को उसके कर्म का फल नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम उस व्यक्ति की के ऊपर नहीं इसको फेंक सकते कि ये तुम्हारी वजह से है ना। व्यवस्था में वहां जॉब ही 20 थी। जैसे आईएएस के लिए देख लो, 500-700 जॉब हैं पूरे भारत में आईएएस की, लेकिन लोग जो हैं उसमें भाग लेते हैं लाखों की संख्या में, बल्कि हो सकता है 10-20 लाख की संख्या में लेते हो, लेकिन 700 लोगों को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि 700 के अलावा बाकी लोग योग्य नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं की है ना। योग्य भी हैं, मेहनत भी की है, लेकिन जॉब नहीं है व्यवस्था में उनके लिए। तो इसके लिए व्यवस्था भी जिम्मेवार है, केवल वो व्यक्ति ही जिम्मेवार नहीं है जो आधे नंबर से रह गया। वो कैसे जिम्मेवार होगा बताओ मुझे? क्योंकि वहां 700 जॉब थी, तो सारे लोग मिलके जितना मर्जी अपना माथापच्ची कर लें, जॉब मिलेगी 700 लोगों को ही। 701 आदमी को जॉब नहीं मिल जाएगी। जैसे अभी मान लिया 90% पे लोगों को जॉब मिल जा रही होगी, तो मान लिया ये लोग और कोशिश करें और कोशिश करें, तो 95 पे ही जॉब खत्म हो जाएंगी, लेकिन मिलेंगी 700 लोग को ही। उसके अलावा सारे लोगों ने रह जाना है। एक दूसरा सिनेरियो देखो, जैसे जिस व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाधान, वहां आप जिस काम को करना चाहेंगे आपको वो काम मिल जाएगा। वहां कोई चक्कर नहीं है, वहां हम इस वाले फैक्टर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। यहाँ ये कंट्रोल ही नहीं है, यहाँ छोड़ दिया। सरकार ने बोल दिया हमारे पास 700 जॉब है भैया, देख लो किनको मिलनी है। कंपटीशन रख दिया, 700 को दे दिया, बाकी जाओ बाहर में। व्यवस्था ने बोल दिया हमारे पास आपकी व्यवस्था नहीं है। किसने बोल दिया? व्यवस्था ने। किसको बोल दिया? आपको। किनको? जिन्होंने मेहनत की उनको। कैसे कहोगे कि अब ये इनके पुराने जन्म के कारण से इनको आईएएस की जॉब नहीं मिली, या इन्होंने कर्म नहीं किया? नहीं, कर्म किया और फल नहीं मिला। तो इस फल के ना मिलने में बहुत सारे कारण, आपका कर्म ही एक कारण नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर हैं। तो इसलिए आपको फल नहीं मिला, तो इसके लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। आपको जिम्मेवार तभी ठहराया जा सकता था अगर आपने कर्म नहीं किया होता, कि भी ठीक है आपने आईएएस की तैयारी नहीं की, आईएएस का एग्जाम नहीं दिया, तो फिर आपको बोला जा सकता है कि भाई आपको कैसे जॉब मिलेगी, आपने तो ना तैयारी की ना उसके लिए कोई प्रयास किया। मतलब आपने अपना कर्म किया नहीं, जो आपके हिस्से का था वही फैक्टर पूरा नहीं किया। लेकिन जिन्होंने किया, क्या उनको मिल गया? नहीं, उनको भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो कर्म का फल है वो आपको मिल ही जाए। केवल वो वाले कर्म, आप उन वाले कर्मों का फल आपको मिल सकता है जिसमें अदर फैक्टर्स नहीं है, या उतने फैक्टर हैं जो कंट्रोल कर लिए गए हैं, जो आपके कंट्रोल में है। तो उन्हें आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी अनुकूलता में सेट कर सकते हो, तो उसका फल आ जाएगा निश्चित रूप से। वो नहीं रुकेगा। फिर उसमें भी कोई चोर आया और चुरा के ले गया। आपने कर्म भी किया और आपको फल प्राप्त भी हो गया, है ना। आपने आप आईएएस की नौकरी किए, नौकरी मिल गई आपको, हर महीने 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी मिल रही है, आप बैंक में डाल रहे हैं, और किसी ने आपको चूना लगा दिया और सारी सैलरी 1 साल के बाद में उसमें से गायब कर दी। फल आपको आया भी, आपको मिला भी, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। इस वजह से नहीं कि आपके में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से कि जो बैंक वगैरह का सिस्टम था वो बैंक डूब गया।
चले गए आपके पैसे। किसी ने चूना लगा दिया उस बैंक को, है ना? किसी दूसरे की वजह से। क्योंकि वो भी एक फैक्टर है। जब समाज में है, तो दूसरा भी फैक्टर है कि वो आपके मिले-मिलाए फल को भी धूमिल कर सकता है। आप पैसा कमा के लेके आए और एक दुकान पे गए, पैसा दे के वहाँ से भोजन लेके बैठे ही थे कि 2 सांड लड़ते हुए आ गए और सब आपका जो खाना था सब वो तितर-बितर हो गया। अब खाना वो खाने योग्य नहीं बचा। आपने कर्म भी किया, आपको फल भी मिला, लेकिन उस फल का उपभोग नहीं कर पाए। क्या इसके लिए आप उत्तरदायी हैं? नहीं, इसके लिए व्यवस्था उत्तरदायी है। अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था होती कि वो अंदर बैठ के खाता, तो वहाँ नहीं सांड लड़ते हुए आते, वहाँ खा लेता। वो कंट्रोल एक माहौल होता। बाहर बैठा, अब बाहर तो अनकंट्रोल माहौल है, भाई कभी भी कोई भी आ सकता है, ऊपर से एक पक्षी गिर सकता है धड़ाम से। आप ऐसे खाना लेके बैठे हैं, ऊपर से एक पक्षी जो है उसका कोई बैलेंस बिगड़ा या उसको कोई चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा आपके खाने पे धड़ाक से, खत्म कहानी। या एक बात जो है वो आपका खाना कुछ ऐसा लग रहा था, कोई चीज़ है उस पे झपटा और चला गया। ऐसे बहुत सारे तरीके से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। उपेक्षा शब्द का अर्थ पूछा है किसी ने, उपेक्षा और उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? और नीचे भी फिर पूछा है कि उपेक्षा और अपेक्षा में क्या अर्थ है? देखो, उपेक्षा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उस पे ध्यान नहीं देना। पता है आपको उसका, पर आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई कोई भी कारण हो सकता है ध्यान नहीं देने का। और एक है अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है किसी से हमें अपेक्षा होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे वक्ता आते हैं, तो उनसे अपेक्षा होती है कुछ चीज़ों की कि वो अपना विषय अच्छे से रखेंगे, तार्किक रूप से अच्छी चर्चा करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा होती है ना? उनसे चाहत होती है कोई चीज़ की। तो दूसरे से जो हमें चाहत है कोई बात की, जैसे सामने वाला आदमी है वो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, इस बात की अपेक्षा करते हैं। हम पुलिस थाने में जाएँगे रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी, वहाँ के नियमों के हिसाब से, ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी चाहत करते हैं। तो इसे बोलते हैं अपेक्षा। और उपेक्षा को इग्नोर कर देना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोर कर दो यार छोड़ो। जैसे एक आदमी था और वो वहाँ पे बैठ के पादे जा रहा था, धड़ाम धड़ूम ऐसे किया जा रहा था। तो आपको खराब लग रहा था। आपने उसको बोला, अरे भाई थोड़ा आपका पेट खराब है तो थोड़ा-सा या तो एक कोने में जाके बैठो या पहले शौच-वौच कर आओ, ये समस्या से निजात हो। लेकिन वो नहीं जा रहा है, अड़ गया है वो कोई वजह से। अब आपके सामने एक एक ही उपाय बचता है कि या तो उससे लड़ो, उसे उठा के बाहर फेंको और या आप खुद उठ के चले जाओ। तो अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो खुद उठ के चले जाओ। उसको इग्नोर कर दो कि ठीक है भाई तू करता रहे जो करना है। चाहे आप वहीं बैठे रहो, उसे सहन करते रहो और चाहे उठ के दूसरी जगह चले जाओ। उसे इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, उसको उपेक्षित कर दो कि चलो तुम्हारी हमारे जीवन में कोई जगह ही नहीं है। तुम इस तरह के व्यक्ति हो के ना तुम हमें कोऑपरेट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो चलो उपेक्षित कर दिया। ये अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर होता है।